नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अखिलेश और आपका स्वागत है एआरसी जीएस सेंटर के डेली करंट अफेयर के सीरीज में। अगर आपने हमारे चैनल एआरसी जीएस सेंटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए आज के पहले प्रश्न को देखते हैं। भारत में टीबी रिपोर्ट 2024 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, वर्ष 2023 में टीबी की अनुमानित घटना वर्ष 2024 की तुलना में थोड़ी कम है। दूसरा है, भारत ने वर्ष 2023 तक इस संक्रमण से पीड़ित 95% रोगियों का उपचार शुरू करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। दोस्तों, 2024 में हाल ही में टीबी रिपोर्ट प्रकाशित हुआ है जिसमें कहा गया कि वर्ष 2023 में टीबी के अनुमानित मामले पिछले वर्ष के 27.4 लाख के अनुमान से थोड़ा बढ़कर 27.8 लाख हो गया है। इसलिए जो पहला कथन है हमारा गलत है। भारत ने वर्ष 2023 तक इस संक्रमण से पीड़ित 95% रोगियों का उपचार शुरू करने का लक्ष्य हासिल कर लिया है। इसलिए दूसरा कथन हमारा बिल्कुल सही है। साथ ही इस रिपोर्ट में एक खुशखबरी यह है कि 2023 में दर्ज मामले और मृत्यु की संख्या देश द्वारा जो निर्धारित संख्या था उससे कम ही रहा है। तो हमारा जो कथन है केवल दो सही है, ऑप्शन बी। अगले प्रश्न को देखते हैं। वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, SLCR भारत, डेनमार्क, IIT BHU को शामिल करने वाली एक सहयोगी पहल है। दूसरा है, SLCR गंगा नदी के कायाकल्प पर केंद्रित है। तीसरा है, SLCR के तहत निर्णय सहायता प्रणाली DSS का प्रयोग रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए किया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक और दो, केवल एक और तीन, केवल दो और तीन, एक, दो और तीन। दोस्तों, भारत और डेनमार्क के बीच हरित रणनीतिक समझौतों के तहत वाराणसी में स्वच्छ नदियों पर स्मार्ट प्रयोगशाला SLCR की स्थापना हुई है। SLCR एक सहयोगात्मक पहल है जिसमें भारत जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, डेनमार्क तथा भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बनारस हिंदू विश्वविद्यालय शामिल है। इसलिए जो हमारा पहला कथन है बिल्कुल सही है। SLCR का उद्देश्य सतत दृष्टिकोण का उपयोग करते हुए वरुणा नदी का पुनरुद्धार करना है। वरुणा नदी का, न कि गंगा नदी का। इसलिए हमारा जो दूसरा कथन है गलत है। SLCR के तहत निर्णय सहायता प्रणाली DSS का प्रयोग रियल टाइम मॉनिटरिंग और डेटा विजुअलाइजेशन के लिए ही किया जाता है। इसलिए हमारा तीसरा कथन सही है। तो हमारा जो ऑप्शंस हैं केवल एक और तीन, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, भारत के राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य 2025 तक टीबी महामारी को समाप्त करना है। दूसरा है, क्षय रोग के उपचार के लिए 2 टीके वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट VPM 1002 और माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी MIP विकसित किए गए हैं। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक न तो दो। दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय टीबी उन्मूलन कार्यक्रम का उद्देश्य रहा है 2030 के सतत विकास लक्ष्यों SDG, जिसका लक्ष्य है 2030 तक इसे खत्म करने का। उससे 5 वर्ष पूर्व 2025 तक देश से टीबी महामारी को समाप्त करना है। इसलिए हमारा जो पहला कथन है बिल्कुल सही है। क्षय रोग के उपचार के लिए 2 टीके बनाए गए हैं। पहला है वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट VPM 1002 और माइक्रोबैक्टीरियम इंडिकस प्राणी MIP विकसित किए गए। इसलिए हमारा दूसरा कथन भी सही है। तो हमारे जो ऑप्शन है
एक और दो दोनों सही हैं, ऑप्शन सी। अगले प्रश्न को देखते हैं। एक्ट ईस्ट पॉलिसी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, भारत के प्रधानमंत्री ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 4 स्तंभ अर्थात सांस्कृतिक आदान प्रदान, वाणिज्य के संबंध, कनेक्टिविटी संवर्धन और क्षमता निर्माण पर जोर देना है। दूसरा है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी आसियान देशों के साथ जुड़ाव, आर्थिक एकीकरण, पूर्वी एशियाई देशों के साथ साझेदारी, साथ ही सर्वव्यापी सुरक्षा सहयोग पर जोर देती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक न तो दो। एशिया प्रशांत क्षेत्र के साथ आर्थिक, सामरिक और सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देने के लिए एक्ट ईस्ट पॉलिसी एक कूटनीतिक पहल है। भारत के प्रधानमंत्री ने एक्ट ईस्ट पॉलिसी के 4 स्तंभों अर्थात सांस्कृतिक आदान प्रदान, वाणिज्यिक संबंध, कनेक्टिविटी संवर्धन और क्षमता निर्माण पे जोर दिया है। इसलिए हमारा जो पहला कथन है बिल्कुल सही है। एक्ट ईस्ट पॉलिसी आसियान देशों के साथ जुड़ाव, आर्थिक एकीकरण, पूर्वी एशियाई देशों के साथ साझेदारी और सर्वव्यापी सुरक्षा सहयोग बढ़ाने पे ही जोर देती है। इसलिए हमारा दूसरा कथन भी बिल्कुल सही है। तो हमारा जो कथन है एक और दो दोनों ऑप्शन सी सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारतीय न्याय संहिता VNS 2023 के अनुसार बलात्कार के लिए न्यूनतम 10 वर्ष का कारावास या यदि पीड़ित की मृत्यु हो जाए तो मृत्यु दंड का प्रावधान है। दूसरा है, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता VNS 2023 के तहत बलात्कार के मामले में जांच और सुनवाई की सीमा FIR की तारीख से 21 दिन का है। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो, न तो एक न तो दो। दोस्तों, भारतीय न्याय संहिता VNS 2023 के तहत बलात्कार के लिए दंड इस प्रकार है। अगर बलात्कार के लिए जुर्माना और न्यूनतम 10 साल का सजा है। सामूहिक बलात्कार अगर कोई करता है तो उसके लिए 20 साल कारावास, जिसे आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। अगर बलात्कार ऐसे मामले हैं जिनमें पीड़ित की मृत्यु हो गई हो अथवा अचेतन अवस्था में पहुंच गई हो, उसके लिए 20 वर्ष का कठोर कारावास या मृत्यु दंड है। इसलिए पहला कथन हमारा सही है। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता BNSS 2023 के तहत बलात्कार के मामले में जांच और सुनवाई की सीमा FIR की तारीख से 2 महीने कर दिया गया है, न कि 21 दिन। इसलिए हमारा दूसरा कथन गलत है। पहला ऑप्शन है केवल एक सही है, ऑप्शन ए। अगले प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड NBWL के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड वन्य पारिस्थितिकी से संबंधित मामलों में सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। दूसरा है, इसकी अध्यक्षता राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। दोस्तों, हाल ही में राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड ने गोवा के मोरेन अभ्यारण्य था गोवा का, और कच्छ के फ्लेमिंगो सिटी को प्रभावित करने वाले 2 विवादास्पद परियोजना की समीक्षा की है। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम की अगर हम बात करें तो इसका गठन 1972 के तहत 2003 में राष्ट्रीय वन्य जीव का गठन किया गया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में बना था, उसी के तहत 2003 में राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड का गठन किया गया था। राष्ट्रीय वन्य जीव बोर्ड वन्य परिस्थितियों से संबंधित मामले में सर्वोच्च निकाय के रूप में कार्य करता है। बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन, पहला कथन।
यह निकाय वन्य जीवन से जुड़े मामलों तथा राष्ट्रीय उद्यानों और अभयारण्यों से आसपास निर्माण या अन्य परियोजनाओं की यह समीक्षा करता है। राष्ट्रीय वन्यजीव बोर्ड की अध्यक्षता प्रधानमंत्री द्वारा की जाती है, न कि राष्ट्रपति द्वारा। इसलिए हमारा दूसरा कथन गलत है। ऑप्शन है केवल एक, ये ऑप्शन सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। सेमिकान इंडिया 2024 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, यह कार्यक्रम भारत की मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया पहलों के तहत शुरू किया गया है। दूसरा है, इस पहल का उद्देश्य है भारत को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक्स उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, न तो एक न तो दो। हाल ही में पीएम मोदी ने ग्रेटर नोएडा में 3 दिवसीय सेमिकान इंडिया 2024 का उद्घाटन किया है। सेमिकान इंडिया के बारे में अगर बात करें तो यह भारत की एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका उद्देश्य है कि भारत को सेमीकंडक्टर और इलेक्ट्रॉनिक उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना। गौरतलब है कि यह कार्यक्रम भारत की मेक इन इंडिया और डिजिटल इंडिया पहलों के तहत शुरू किया गया है। इसलिए हमारा जो कथन 1 और कथन 2 है, दोनों सही हैं। ऑप्शन सी 1 और 2 दोनों सही। अगले प्रश्न को देखते हैं। गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए 1967 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, इसे पहली बार 1967 में अलगाववादी आंदोलनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के उद्देश्य से लागू किया गया था। दूसरा, यूएपीए आतंकवादी गतिविधियों के लिए अधिकतम सजा के रूप में मृत्युदंड के बजाय आजीवन कारावास का प्रावधान है। उपर्युक्त में से कितने कथन गलत हैं? केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, गैर कानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम यूएपीए 1967 में बना था। इसे पहली बार 1967 में अलगाववादी आंदोलनों और राष्ट्र विरोधी गतिविधियों से निपटने के लिए ही लागू किया गया था। इसलिए हमारा जो पहला कथन है बिल्कुल सही है। यूएपीए में आतंकवादी कृत्यों के लिए उच्चतम दंड के रूप में मृत्युदंड है और आजीवन कारावास का प्रावधान भी है। इसलिए हमारा जो दूसरा कथन है गलत है। अधिकतम सजा जो है मृत्युदंड का है। यह राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के पूरे देश में यूएपीए के तहत मामले की जांच और मुकदमा चलाने का अधिकार है। इन सब का देख रेख एनआईए करती है, राष्ट्रीय जांच एजेंसी। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। इसमें जो हमारा ऑप्शंस है केवल एक सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। एमपॉक्स से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। एमपॉक्स के से संबंधित पहला, यह मंकी पॉक्स के कारण होने वाला जीवाणु जनित रोग है। मनुष्यों में इसकी पहचान मूलतः 1970 में कांगो गणराज्य में हुई थी। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 4 बार अलग अलग मौक़ों पर एमपॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल एक, केवल दो, एक और दो दोनों, केवल एक, केवल दो, सभी तीन, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, एमपॉक्स एक वायरल बीमारी है जो मंकी पॉक्स वायरल के कारण होती है। इसमें 2 अलग अलग प्रकार होते हैं। पहला होता है क्लेड 1 और क्लेड 2। इसलिए हमारा जो पहला है कि यह जीवाणु जनित रोग है, बिल्कुल गलत है। यह वायरस बीमारी है, मंकी पॉक्स वायरस। दूसरा है मनुष्यों में इसकी पहचान मूलतः 1970 में कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में ही हुई थी। इसलिए दूसरा कथन हमारा सही है। एमपॉक्स त्वचा से त्वचा, मुंह से त्वचा के संपर्क जैसे निकट संपर्क के माध्यम से फैलता है। साथ ही आमने सामने संपर्क यानी बातचीत से माध्यम से भी फैलता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 4 बार अलग अलग मौक़ों पर एमपॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया। दोस्तों ये 4 बार नहीं 2 बार किया था, इसलिए हमारा तीसरा कथन भी गलत है। तो हमारे जो ऑप्शन है केवल 2, ऑप्शन बी केवल 2 सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी करने पर वयस्क हो जाएगा। दूसरा है बालक का तात्पर्य यदि पुरुष है तो उस व्यक्ति से जिसे 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और अगर महिला है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है। दूसरा है बाल विवाह एक संज्ञेय और गैर जमानती अपराध है जिसे कठोर कारावास या जुर्माने से दंडनीय है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, 1, 2 और 3। दोस्तों भारत में निवास करने वाला प्रत्येक व्यक्ति 18 वर्ष की आयु पूरी होने पर वयस्क हो जाता है, इसलिए हमारा पहला कथन सही है। दूसरा है बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के अनुसार अगर बात की जाए तो भारत का बालक का तात्पर्य है यदि पुरुष है तो उस व्यक्ति से जिसने 21 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, और अगर महिला है तो 18 वर्ष की आयु पूरी नहीं की है, इसलिए हमारा दूसरा कथन सही है। बाल विवाह एक संज्ञेय अपराध है जिसके लिए कठोर कारावास की सज़ा दी जा सकती है, जिसे 2 साल तक बढ़ाया जा सकता है या 1 लाख रुपए का जुर्माना या दोनों हो सकते हैं। अधिनियम के तहत अपराध संज्ञेय और गैर जमानती है, इसलिए हमारा कथन 3 भी सही है। तो हमारा जो ऑप्शन है ऑप्शन डी 1, 2 और 3। अगले प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश FDI की सीमा 49% है। दूसरा है खरीदारी भारतीय श्रेणी के लिए उत्पादों में या तो 50% स्वदेशी सामग्री होनी चाहिए और इन्हें स्वदेशी रूप से डिजाइन और निर्मित किया जाना चाहिए, या फिर डिजाइन या उत्पत्ति को आधार न अगर मानते हो तो 60% स्वदेशी सामग्री होनी चाहिए। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2, न तो 1 न तो 2। दोस्तों मई 2020 में रक्षा क्षेत्र में स्वचालित मार्ग व्यवस्था के तहत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की सीमा जो FDI की सीमा थी 49% थी, उसको बढ़ा के 74% कर दिया गया, इसलिए पहला जो कथन है हमारा गलत है। खरीदारी भारतीय श्रेणी के उत्पादों में या तो 50% स्वदेशी सामग्री होनी चाहिए या उसे स्वदेशी रूप से डिजाइन या निर्मित किया जाना चाहिए, या फिर यह दोनों नहीं है या डिजाइन या उत्पत्ति को आधार आप नहीं मानते हो तो 60% तक स्वदेशी सामग्री होनी चाहिए, इसलिए हमारा दूसरा कथन बिल्कुल सही है। तो हमारा जो ऑप्शन है केवल 2, ऑप्शन बी सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। दादा भाई नौरोजी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, उन्हें भारत में सुधारों की पैरवी करने के लिए ब्रिटिश संसद में एक भारतीय संसदीय समिति का गठन किया। दूसरा है उन्हें भारतीय व्यय पर रॉयल कमीशन में नियुक्त किया गया। तीसरा है 1886 1906 में 2 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला। उपर्युक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, 1, 2 और 3। दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने भारत में सुधारों की पैरवी करने के लिए 1893 में ब्रिटिश संसद में एक भारतीय संसदीय समिति का गठन किया था, इसलिए पहला जो कथन है हमारा बिल्कुल सही है। 1895 की अगर हम बात करें तो उन्हें भारतीय व्यय पर रॉयल कमीशन में 1895 में नियुक्त किया गया था, इसलिए कथन 2 भी सही है। उन्हें 1886 कलकत्ता में, 1893 में लाहौर में और 1906 में
कलकत्ता में 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। इसलिए कथन 3 हमारा गलत है, 2 बार नहीं हुए, 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष के रूप में कार्यभार संभाला था। तो हमारा जो ऑप्शन है केवल 1 और 2 सही है। अगले प्रश्न को देखते हैं। जैन धर्म के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रमुखता में आया जब भगवान महावीर ने इस धर्म का प्रचार किया। ठीक है। दूसरा है, इसमें कुल 24 महान तीर्थंकर हुए जिनमें से प्रथम महावीर थे। तीसरा है, जैन धर्म जीन या जैना से लिया गया है जिसका अर्थ है विजेता। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, सभी 3, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, जैन धर्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में प्रमुखता में तब आया जब भगवान महावीर ने जैन धर्म का प्रचार किया। यह बिल्कुल सही है पहला ऑप्शन। दूसरा है कि इसमें 24 तीर्थंकर तो हुए थे, लेकिन इसमें प्रथम तीर्थंकर महावीर नहीं थे, यह 24वें तीर्थंकर थे। प्रथम तीर्थंकर भगवान ऋषभदेव थे। इसलिए हमारा जो दूसरा कथन है गलत है। जैन शब्द जीन या जैना से लिया है जिसका अर्थ है विजेता। तीसरा कथन भी हमारा सही है। तो हमारा जो ऑप्शंस हैं, ऑप्शन 1 और 3 होने चाहिए, जो इस ऑप्शन में है नहीं, इसलिए इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी हमारा सही होगा। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। युद्ध अभ्यास के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। यह हर वर्ष भारत और अमेरिका के बीच बारी बारी से आयोजित किया जाता है। उपर्युक्त में से कौन सा कथन सही है? केवल 1, केवल 2, 1 और 2 दोनों, न तो 1 न तो 2। दोस्तों, हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच युद्ध अभ्यास 2024 की शुरुआत हुई है। यह युद्ध अभ्यास राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। राजस्थान के महाजन फील्ड फायरिंग रेंज में शुरू हुआ है। बता दें कि यह एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। युद्ध अभ्यास के बारे में अगर बात किया जाए तो इसकी शुरुआत 2004 में हुई थी। इसलिए पहला कथन जो हमारा सही है। हर वर्ष भारत और अमेरिका के बीच इसे बारी बारी से आयोजित किया जाता है, इसलिए हमारा दूसरा कथन भी सही है। भारत और अमेरिका के बीच होने वाले संयुक्त अभ्यास की बात करें तो और होते हैं, जैसे है ब्रज प्रहार, कोप इंडिया, रेड फ्लैग, मालाबार अभ्यास। हमारा ब्रज प्रहार जो है थल सेना द्वारा किया जाता है। कोप इंडिया वायु सेना द्वारा, रेड फ्लैग वायु सेना द्वारा अमेरिका की। मालाबार अभ्यास में भारत, अमेरिका और जापान त्रिपक्षीय यह संयुक्त अभ्यास है। तो हमारा जो ऑप्शन है 1 और 2, ऑप्शन सी सही है। चलिए आज के पहले अभ्यास प्रश्न को देखते हैं। यह अभ्यास प्रश्न आपके लिए है जिसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। क्वेश्चन है, हाल ही में समाचारों में रहा प्रोजेक्ट रिप्लान निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? पहला ऑप्शन है पारंपरिक कृषि पद्धतियों को पुनर्जीवित करना। दूसरा ऑप्शन है क्षीण वन भूमि का पुनर्जनन करना। तीसरा है प्लास्टिक अपशिष्ट को उपयोगी उत्पादों में पुनः उपयोगी बनाना। चौथा ऑप्शन है विस्थापित समुदायों का पुनर्वास करना। इसका उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगर दोस्तों आपने यासिर जीएस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आने वाले हमारे वीडियो आप लोगों को पहुंच सके। थैंक यू।